बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये कवि सम्मेलन संपन्न हुआ और मैं एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी हमारी मुख्य अतिथि महोदय कि उन्होंने हमारी आग्रह को स्वीकार किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज साहित्य से जुड़े हुए व्यक्तित्व हमारे बीच में है। माँ शूलिनी के इस पावन पर्व में आयोजित कवि सम्मेलन में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं और एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हैं। और आप सभी साहित्यकारों का भी धन्यवाद। और मैं आज के मुख्य अतिथि महोदय को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे हमारे आज के कवि सम्मेलन में अपने आशीर्वचन देकर हमें कृतार्थ करें। और साथ ही आग्रह भी रहेगा कि हम सभी के बीच में एक कविता भी प्रस्तुत करें, क्योंकि आप साहित्य प्रेमी हैं, साहित्य से जुड़े हैं। और एक बार आपका फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज यह जानकर हर्ष हो रहा है कि माँ शूलिनी के इस विशेष स्थल पर जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भाषा एवं संस्कृति विभाग जिला द्वारा करवाया जा रहा है, मुझे लगा कि बहुत सारे कवियों ने अपने उद्बोधन में माँ शूलिनी की जो यहाँ स्तुति की है, मैं भी माँ के चरणों में या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः माँ को प्रणाम करते हुए हमारी जिला भाषा अधिकारी बधाई की पात्र है। इन्होंने कठिन परिस्थितियों में व्यवस्था को देखते हुए इस कार्य का जो कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया, आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। यद्यपि बहुत समस्या आती है, हम सभी कहीं ना कहीं विभागों से जुड़े रहे हैं, कभी अच्छा होता है कभी बुरा भी होता है, परंतु हमें अपने हृदय में सहजता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो समाज है, समाज में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ देखता है और एक दूसरे से सीखता भी है। मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो सारा का सारा यहाँ पंडाल जो कवियों से भरा है, सभी एक से बढ़कर एक अपने उद्बोधन में आप लोगों ने कविता यहाँ सुनाई। आप सभी बधाई के पात्र हैं। विशेष करके जो पहला कवि आया था, जिन्होंने मैं ही महान हूं, बहुत सुंदर कविता इन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण किया। और वास्तव में हमारे भीतर जो होता है वो ही हम बाहर उगलते हैं। शब्द जो है वो ब्रह्म होता है। शब्द कहाँ से आता है? हमारी अगर स्थितियों को देखें, वो कविता का उद्गम स्थल कहाँ से है? उसमें कहते हैं कि परा, प्रशंति, मध्यमा और वैखरी। शब्द हमारे, कविता हमारे मूलाधार में परारूप में विराजमान रहता है, जिसका अर्थ है परा का कि वो एक जिस प्रकार से गहन समुद्र होता है, उसी प्रकार से वो शब्द बैठा रहता है। और जब उस शब्द को हमने बाहर उकेरना है, बाहर निकालना है, तो थोड़ी सी उसमें हलचल आती है। और जो हलचल है वो हमारी मूलाधार से नाभि स्थल तक जब आ जाती है, तो वो शब्द जो है प्रशंति रूप में हो जाता है। और प्रशंति से उपरांत हमारा दिमाग कार्य करना शुरू कर देता है, परंतु वो अव्यक्त रूप में रहता है।
और अव्यक्त रूप में रहने के कारण वो बैखरी रूप से हमारे गले तक पहुंच जाता है, और वो जो नीचे से उठी तरंगे हैं वो हमारे यहाँ ऊपर सर में टकराती हुई मुखारबिंद से बाहर निकल जाती है, तब वो शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से कविता बाहर निकलती है। बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। हमारे दूसरे थे रतन ठाकुर जी। रतन ठाकुर जी ने पर्यावरण के बारे में अपनी कविता प्रस्तुतिकरण किया, क्योंकि आज जो पर्यावरण है बहुत दूषित हो गया है। जो 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, और अगर वास्तव में देखा जाए तो आज तो शब्द का भी प्रदूषण है, और इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी बहुत है। अभी कुछ लोग नाराज हो रहे थे। मैं समझता हूं कभी भाइयों के लिए नाराज नहीं होना चाहिए। ये तो बड़े गौरव की बात है कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी जिस प्रकार से हमारे हिमाचल के निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार है, उसी प्रकार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी वो हिमाचल के निर्माता के रूप में, जहां डॉक्टर वाईएस परमार है वो निर्माण के रूप में राजा वीरभद्र सिंह को जाना जाता है। उनकी एक कल्पना है कि उन्होंने देखो किस प्रकार से कितना सुंदर भवन यहां दे रखा है, और जिसमें आज हमें यहां आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हम सभी पहली दफा यहां पर आए तो हमें सहृदय से इसको स्वीकार करना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं रास्ते में आ रहे हैं, शिमला से हम दाड़ला से शिमला हम पहुंच जाते हैं, परंतु शिमला से टूटू से शिमला पहुंचना बहुत कठिन हो जाता है। गाड़ियों की इतनी भरमार है कि गाड़ियां पार ठिकाने तक पहुंचना बड़ी समस्या होती है। हो सकता है किसी कारणवश आप लोगों के लिए प्रसन्न करने के लिए कि वो आएंगे विद्वान लोग, और आप लोगों के लिए कुछ जो दक्षिणा भी होती है वो भी देनी होती है, उसके कारण किसी कार्य से जाना पड़ा, अपने कार्य से नहीं गए। तो इसलिए आप बधाई के पात्र है। आपका कार्य बहुत सुदृढ़ ढंग से अच्छा कोई इसमें यहाँ हो रहा है। और आपने पर्यावरण के बारे में जैसे कहा, तो इन जो पर्यावरण है इसको बचाना है, इसकी हमने रक्षा करनी है, ऐसा रतन ठाकुर जी ने कहा। और उसके उपरांत अनुराधा जी ने अपने दादाजी चला गए, नोटबंदी या कुछ भी ले लो, वो जो उस समय के नोट थे कहते वो आज भी इस प्रकार से चल रहे हैं। और नोट की बात अगर हम करें तो कई मित्रों ने यहाँ कहा कि जब हम मेले में जाते थे, मुझे भी अपने को याद है जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, तो उसमें जब कभी मेले में जाते थे तो पिताजी कभी चौनी कभी ठानी दिया करते थे। और उन दिनों जो है 5 पैसे का गुड़ और 5 पैसे की मूंगफली और 5 पैसे के चने भटूरे आ जाते थे, पेट भर के खा लेते थे, 5 पैसे फिर भी घर को वापस ले आते थे। तो उस प्रकार की परिस्थितियों को देखते हुए इन्होंने अपना उद्बोधन बहुत सुंदर ढंग से किया। और उसके साथ ही सतपाल जी ने पहाड़ी कविता सुनाई, और पहाड़ी कविता में इन्होंने मोबाइल के संदर्भ में कहा। मोबाइल में बहुत कुछ है इसमें, अगर जैसी जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जैसा जिसका मन होगा उसको वैसे ही भोजन उसमें परोसा हुआ मिल जाएगा। परंतु आप साहित्यकार है, आपको कोई शब्द जब वो नहीं मिल रहा है तो आप एकदम से गूगल में जाते हैं, उस शब्द को पूछते हैं कि मुझे इसका अर्थ बता दीजिए। वो शब्द बाहर निकलता है, प्रस्फुटित होता है, और अपनी लेखनी के द्वारा आप उसको उकीर्त कर देते हैं। तो इन्होंने मोबाइल की अच्छाइयों के साथ जहाँ बुराइयां हैं उनको छोड़ना है, अच्छाई को हमने इसको ग्रहण करना है, क्योंकि सार सार को गही दे थोथा दे उड़ाए, उसको उड़ा देना है। तो इनकी भी बहुत सुंदर कविता रही है। और उसके साथ पलक जी ने अपने काव्य पाठ, इन्होंने भी काव्य पाठ किया काव्य के बारे में। अब काव्य आप सभी जानते हैं, अगर कवि शब्द को कहें तो इसकी निष्पत्ति किस प्रकार से हुई है। कवि शब्द कु शब्द में ई प्रत्यय करने पर जो है कु को गुण और अव करके कब बन जाता है, और ईल गान से कवि बन जाता है। और कहते हैं अपारे काव्या संसारे कवि रे कहा प्रजापति यथा यस्मै रोचमे तथै विश्वम परिवर्तिते। कवि तो ऐसा होता है, जैसा भी वो देखता है वैसा लिख देता है।
हम शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे तो शीशे में जैसी हमारी शक्ल होगी उसी प्रकार से शक्ल हमारे को दिखाई देगी। तो जो हमारे भीतर होगा उसको कभी अपने उद्गार से उड़ेल देता है। तो आपने काव्य के द्वारा जो इकबाल जी ने कविता रखी, बहुत ही सुंदर कविता थी। और उसके उपरांत ये रविंद्र दत्त जोशी जी ने, इन्होंने फिल्मों के बारे में, और साथ मैं समझता हूं कि आज जो शोध संस्कार जो हमारे नहीं अपनाए जा रहे हैं, शोध संस्कारों के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो सकता है। इन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आज क्या कर रहे हैं, बीच कोई बच्चा पैदा हो जाता है, उसका नाम किट्टू, पिट्टू, टिट्टू ऐसे रख दिए जाते हैं। जैसा नाम रखेंगे उसके संस्कार वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए शोध संस्कारों में जो नामकरण संस्कार है, अगर वो व्यक्ति, अगर बच्चा, उसका जन्मदिन संस्कार हम नहीं पूछते हैं तो जन्मदिन संस्कार के भीतर ही जो पूर्व जन्म के संस्कार थे, हमारा तो ज्योतिष कहता है कि 84 लाख योनियों के उपरांत मानव योनि मिलती है। अब जब मानव योनि मिलती है तो मानव योनि मिलने के उपरांत जब वो पता नहीं कौन सी योनि के उपरांत वो पैदा हुआ, वर्तमान में मानव में आ गया है, अगर उसके आपने जन्मदिन संस्कार उसका नहीं अपनाया तो पूर्व जन्म के वो संस्कार रह जाएंगे। अगर वो सांप के होगा पूर्व जन्म में तो इस जन्म में भी वो सांप की तरह डसना शुरू कर देगा। अगर कुत्ता होगा तो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देगा। इसका कहने का अभिप्राय ये वास्तव में भारतीय संस्कृति है। इसको पूरे ढंग से उसी प्रकार से अपनाया जाना चाहिए ताकि संस्कारों का संस्करण होगा तो बच्चा जो है जैसा नाम डालेंगे वैसा ही उसका काम भी होगा। तो ये बहुत सुंदर कविता और संस्कार के ऊपर इन्होंने थोड़ी सी उसके संदर्भ में बतलाया। और उसके उपरांत जो है अतुल कुमार जी, आपने पिता के, उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसे थे, ये तो प्रकृति की देन है, सभी के लिए आती है। षड भाव विकारा कहा गया है। कोई भी चीज कहते हैं पहले पैदा होती है, फिर बोलते हैं अस्ति वो है, फिर पहले पैदा होती है, फिर वो वस्तु होती है, फिर वर्धते, अब क्षीयते और अंत में विनश्यते। पहले हम जन्म लेते हैं, युवावस्था में होते हैं, कुमारावस्था में होते हैं, वृद्धावस्था में होते हैं और अंत में संसार को छोड़ के चला जाना भी पड़ता है। तो इस प्रकार से शरीर में जो है जो भी विकार आ जाते हैं उनका उपहास भी नहीं किया जाना चाहिए, परंतु आपने उससे कुछ ज्ञान ही दिया है। और उसके उपरांत अंजलि ने भी मेरे पापा के संदर्भ में कविता कही, बहुत बधाई के पात्र आप। और हेमंत भारद्वाज जी ने भी बहुत सुंदर कविता कही। यहाँ पर आप देख रहे हो एक रफू की बात भी की। जब हम पढ़ा करते थे स्कूलों में तो मुझे पता है कि उन दिनों जो है एक मलेशिया का कुर्ता हुआ करता था और पट्टेदार जो है पजामे हुआ करते थे, उनको हम ले जाते थे। तो कई बार अध्यापक क्लास से बाहर निकाल के खड़े रहना पड़ता था कि पट्टेदार पजामा स्कूल में क्यों लाया। और हमारे पजामे में उसमें फट जाता था। तो जैसे आजकल नए जो पीढ़ी है वो खुद फाड़ के जो है उनके पैंट और कमीज को वो हर कहीं से फाड़े होते हैं उन्होंने, और फिर वो समाज में जाते हैं। तो बताओ वो बच्चे अपने परिवार के लिए या अपने जीवन के लिए क्या दे रहे हैं। रफू की बात की इन्होंने कि रफू लगाते थे, तो क्या दे रहे हैं उस तरह से। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आज हमारा जो कवि सम्मेलन होता है, जैसे मैंने कहा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसी संभावना होती है। और मेरे क्लास फेलो जी यहाँ बैठे हैं, पद्मदेव शर्मा जी, हम इकट्ठे हमारे गुरु रहे हैं शिमला में। आचार्य दिवाकर दत्त जी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं, उनके साथ जगराम शास्त्री जी भी हुआ करते थे। हम तो इतने डरते थे उनसे कि पता नहीं क्या हो जाना है। उन दिनों जो अध्ययन किया जाता था ये मेरे सहपाठी रहे हैं। आपने यहाँ पहाड़ी कविता शब्द के ऊपर अपना उद्बोधन किया। उस शब्द के मैंने जैसे कह दिया, परा प्रशंतमी मध्यमा व्यक्ति के रूप में बाहर आ जाते हैं। बहुत अच्छी सुंदर कविता थी। और उसके साथ ही हमारे ये बेलीराम गौतम जी, इन्होंने भी जो बहुत ही सुंदर कविता कही, भाग तुम्हारे हाथों में। हमें कुछ ना कुछ दूसरों के पास समर्पित कर देना चाहिए, तभी हम दूसरे से कुछ ना कुछ गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छी कविता थी। और डॉक्टर सुनीता जी, जैसे मंच से भी कहा गया,
आप बहुत विदुषी है, आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने काम किया है और उसके साथ ही आपने भुषेणी जो कविताएं आपने यहाँ कही भुषेण है, तो ये इनको आप संग्रह करो, इनकी पुस्तक निकालो, संग्रह करो और बहुत ही सुंदर ढंग से ये बच्चों में आधुनिक आज बच्चा जो स्कूल पढ़ रहा है, मेरा पोता है 7वीं में 8वीं में पढ़ गया है और अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो अगर मैं उसको बोलता हूँ 65 लिखो, वो क्या होता है जी, 49 लिखो जी, वो क्या होता है। अरे मैंने बोला जब अंग्रेजी वाले बच्चे उसको समझ रहे हैं तो हिंदी वालों अध्यापकों के लिए भी इतना काम करना चाहिए कि वो बच्चा बोल समझे कि 65 क्या होता है, 49 क्या होता है, 59 क्या होता है, उसको जानना चाहिए। तो आपने ये जो भुजनी जो निकाली, जैसे भुजनी मैं भी एक कहूँ कि वार छलाका पार छलाका, वार छलाका पार छलाका बिच्चे जमरू पाक्या नवनीत है नवनी, तो नवनी है। तो इस प्रकार से इनका बहुत अच्छा ये था। और इसके साथ ही हमारे जो है ये अंजू आनंद जी ने भी अपनी कविता प्रस्तुत की, इन्होंने भी बहुत सुंदर ढंग से रखी। और आगे हमारे डॉक्टर अशोक गौतम जी, अब डॉक्टर अशोक गौतम जी को कौन नहीं जानता, SCRT में रहे और बहुत बड़ा एक बार मैंने इनके वहाँ कार्यक्रम करवाया था और लगभग 500 छात्राएं वहाँ आई थी और 5 दिनों का कार्यक्रम करवाया, जिसमें छंद शास्त्र पर, अलंकार शास्त्र पर जो है और साहित्य शास्त्र पर जो है एक बहुत बड़ी गोष्ठी कराई गई थी। और उस समय के जो छात्र निकले हैं, आज आप देखना, आपने मोबाइल देखो या टीवी देखो या कहीं भी देखो, वो बच्चे इतने सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। संस्कृत में समाचार आ रहे आजकल उन बच्चों के द्वारा, तो उस समय की सिखाई हुई कविताएं, छंदोबद्ध कविताएं, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा लगा ये। तो जैसे गौतम जी है, इनकी तो व्यंग्य पर अभी शिमला में आए थे, व्यंग्य में इन्होंने अपना शोध पत्र पढ़ा और उसके साथ ही व्यंग्य की इनकी पुस्तक पीछे निकली थी, मैं भी उसमें इन्होंने आमंत्रित कर, मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो आप बधाई के पात्र हैं और आपकी तो असंख्या मतलब पुस्तकें निकली आपकी कई चीज़ों पर, विशेष करके इनका कहानी और व्यंग्य पर इनका बहुत बड़ा काम है, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ ही ये आसिम गुप्ता जी, इन्होंने अपने पिता के संदर्भ में या पिता के ऊपर कविता लिखी, बधाई के पात्र है आप भी। और अनुराग शर्मा पत्रकार हैं, वही पत्रकारों जरा ध्यान रखना, जितने भी है पत्रकार लोग आप, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए उतना रखो, क्योंकि ये जो हमारा परिवार है इतना बड़ा, इतना ऑडिटोरियम आपके लिए दे रखा है। आज हम पहली दफा यहाँ एकत्रित हुए, हमें अपने भीतर के उद्गारों को छोड़ करके एक चलना है। संगठम संबद्धम संभव मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपास्ते। हम तो मिलजुल करके चलना है, हमने ये देखना किसी की गलतियों को नहीं निकालना ही नहीं, गलतियाँ चलती रहती है, समय है, कुछ भी उनको आपको बैठो आप उन उद्गारों को निकाल दो, पर बाहर जब बात चल जाती है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। आप भी बधाई के पात्र हैं और आपने बहुत ही सुंदर कविता, आपने तो पूरी की शूलिनी माता के मेले के ऊपर पूरी की पूरी कविता हमारे को पूरे, जिन लोगों ने शूलिनी मेला नहीं देखा है वो आपकी कविता से अवगत हो गया कि यहाँ क्या क्या होता है, आप बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ आप पत्रकार भी है और मीडिया प्रभारी भी है, तो आप बधाई के पात्र हैं। और उसके साथ ही राम लाल वर्मा जी, आपने भी पहाड़ी में कविता रखी। और सुनीता शर्मा जी ने महाराज सोलन शूलिनी, आपने भी शूलिनी के बारे में विशेष प्रकार की चर्चा की, शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हमारे डॉक्टर रोशनलाल जी जसवाल जी जो निदेशक के पद से, सहायक निदेशक के पद से और डिप्टी डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। और इनके साथ तो एक बार हम रामपुर में भी मुझे याद है कहाँ रामपुर में कार्यक्रम रखा था, वहाँ मेरे ख्याल सबसे पहले मुलाकात हुई थी, बहुत साल पहले की बात है। और उसके बाद मैं आपको इस मोबाइल में देखता रहता हूँ, आपके जो कुछ भी आता है उसमें मैं जानता रहता हूँ। और आप भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो बच्चों को दे रखा है, क्योंकि गुरु होता है जो गुह्यतम अंधकार से पार लगा दे, उसको गुरु कहते हैं। असतो मां सदगम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्युर्मा अमृतगम्या। तो आपकी भी बहुत महानता है, आपका बहुत आभार, धन्यवाद। और उसके साथ ही मैं कहूँगा कि आपका भी बहुत अच्छा एरा है। और अब हमारे लक्ष्मी दत्त निराला जी, आप भी मीडिया से हैं
आपको भाई बोल दिया मैंने, मित्र है सभी, मैं भी आऊँ भी, यार किया रही आऊँ भी, थोड़ा ही मानू है, बाहर ले नहीं कोई नहीं ऐसे, सब अपने ही है। इसलिए अपना पराया भेदभाव छाड़ी दो, असणीय धरती ऐसा ना रोड़े दो, ऐसा ध्यान रखना है। तो ये आपके लिए बहुत बहुत, आपने सुंदर कविता सुनाई, मुझे मेरे बचपन का गांव लौटा दो। देखो गांव कितनी अच्छी बात है, गांव में कभी हम जाते हैं, मैं कल गांव में ही था और यहाँ से मुझे पहले गौतम जी का फोन आया और उसके बाद जो है जिला भाषा अधिकारी ममता जी का फोन आ गया। तो इन्होंने जो है बोला कि दीजिए ऐसी सी बात है, मतलब मैं जरूर पहुंचूंगा। हालांकि मेरे के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग के साथ शिमला में एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें आज उसमें मुझे बुलाया गया था, और तो मैंने कहा अरे माँ तो अपने ही जिले से जाना, पहले वहीं जो कुछ होगा वहीं जाऊंगा। तो ये माँ की कृपा थी और आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ ही कोमदी ढल जी, आप भी विदुषी है, मैं जानता हूँ आपको, और पहले से ही आप लिखती हैं, और आपने भी माँ शूलिनी के बारे में, मेले के बारे में जो उद्बोधन किया उससे हम अवगत हुए। और डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को तो कौन नहीं जानता, डॉक्टर प्रेमलाल गौतम है, आ सारी तो किताबें छप गई है, बहुत सारी किताबें छपाई थी, बोलो कोई ऐसा करो कि रकर रखनी है नहीं। तो मैं डॉक्टर प्रेमलाल गौतम जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं, आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और आप सहृदय है, आप पहाड़ी में लिखते हैं, आप हिंदी में लिखते हैं, आप संस्कृत में लिखते हैं, और सभी के लिए आगे मतलब बढ़ाने की आप कोशिश करते हैं। आपके बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि मैं छोटी सी एक बात और कहूँगा कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कविता जो है, जैसे मैंने कहा कि कुएं में ई का करने कवि बन जाता है, कविता कहती है कि जो मेरे भीतर है वो मैंने बाहर उड़ेलना है, परंतु नया उड़ेलना, पुराना नहीं। तो हमारे पास उसके लिए छंद शास्त्र का जानना बहुत जरूरी है। हम लोग छंद शास्त्र पर काम नहीं कर रहे हैं, कविता हम लिख लेते हैं, परंतु जब हमारी कविता बाहर आती है तो एक पंक्ति में आपके पास 11 अक्षर है, एक में आपके पास 14 चला गए हैं, एक में आपके पास 10 आ गए हैं, एक में आपके पास 8 आ गए हैं। तो वो कविता छंद मुक्त तो कही जा सकती है, परंतु कुछ उसमें आनंद नहीं रहता ही नहीं। इसलिए अगर आपने वारणिक शब्द के अंतर्गत 12 अक्षरों का लिखा तो 12 अक्षर अंत तक आना चाहिए। इसलिए कहा गया है माँ भजसा, माँ मगन, भगन, जगन, सा सगन। इन छंदों का ये सारे जो है, इनका चिन्ह जो है एस्मा का है, इसको दीर्घ कहते हैं, इनको गुरु कहते हैं। और नयारत, न नगण, या यगण, रगण और तगण, इनके ऊपर जो कविताएं बनती है, इनके ऊपर जब कविताएं बनेंगी तो आपके ऊपर वो धीरे धीरे अपने आप खुद भी गलती लग जाती है कि मैं तो ये अक्ष मात्रा मेरी बाहर जा रही है, इसमें कुछ आनंद नहीं आ रहा, आप खुद ही उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए माँ भजसा जो कल कविता लिखी है उसको मत पढ़, नया रत नई कविता रचो। इसलिए रोजाना प्रयास करना चाहिए कि हम नई कविताएं लिखें। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि छंदबद्ध कविता होगी तो और भी अच्छा होगा। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मंच की संचालिका ममता ठाकुर जी भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया, और विशेष करके जो है हमारी जो जिला सोलन की जो है हमारी जो है ये, जैसे इन्होंने ममता वर्मा जी ये भाषा अधिकारी, इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजन किया। आप पुनः बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाएं। जय हिमाचल, जय भारत।